हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @Biomed। हमने एक नई प्लेलिस्ट ऐड की थी कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी, और आज हम उसी में एक और वीडियो ऐड करने वाले हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। कोई नई वैकेंसी हम देखें तो आती हुई नहीं दिख रही है, बट देयर आर नोटिफिकेशंस कि हम देखें कि DSSB की नई वैकेंसीज आएंगी, बिल्कुल आएंगी, कोई ना कोई टाइम ज़रूर होगा। तब तक हमें प्रिपेयर रहना है। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करते हैं। आइए प्रिपेयर करें मेरे साथ। ओके, प्रिपेयर करें फॉर बायोलॉजी, फॉर TGT एज वेल एज PGT। ओके, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। हम वही टॉपिक लेंगे जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बायोलॉजी टॉपिक से पूछे जाते हैं मोस्टली, लाइक। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये केवल आपके टीचिंग एग्जाम में काम आएंगे। बहुत सारे और एग्जाम्स जो कि आप बायोलॉजी से देते हैं, मल्टी BA एंड ऑल्सो फॉर द गेट, फॉर नेट एग्जाम्स, फॉर योर CUET, उनमें आपको क्वेश्चन ये काम आने वाले हैं। ओके, सो आज से टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते क्या है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब है कि ये जो क्रोमोसोम है इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए, या तो स्ट्रक्चर में या फिर इसके नंबर में। ओके, और इसको रिस्टोर करना एक ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर एक लिविंग जनरेशन के लिए क्रोमोसोमल नंबर को, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर को रिटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये रिटेन नहीं रहता तो जो स्पीशीज बनती है उस स्पीशीज में कोई ना कोई चेंज आ जाता है, या फिर हम बोले कि कोई एक नई स्पीशीज, आइसोलेटेड स्पीशीज बन जाती है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल नंबर इतना इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड स्पीशीज बन जाती है, कोई नई स्पीशीज जनरेट हो जाती है और वो एक स्पेसिएशन की ओर चला जाता है। ठीक है, यानी एक स्पीशीज हम बोल सकते हैं पृथक्करण की तरफ चला जाता है, जो कि दो नई नई स्पीशीज बन जाती हैं। वो उस जनरेशन में रहता नहीं है। ठीक है, और स्टेराइल हो जाता है या सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है अगर क्रोमोसोम नंबर अलग या स्ट्रक्चर अलग हो जाए तो। अब क्रोमोसोमल नंबर और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्रोमोसोम है क्या? क्रोमोसोम जो है वो आपके DNA से बने हुए हैं, और यही जो DNA है वो बनाता है हमारी बॉडी में प्रोटीन्स। ओके, सो एक जब पेरेंटल जनरेशन जर्म सेल्स के अंदर, पेरेंटल जनरेशन में जो जर्म सेल्स हैं उनके अंदर ये जो जीन्स हैं, ये जीन्स ही वो ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और ये नेक्स्ट जनरेशन में जाकर नए नए प्रोटीन बनाती हैं। ठीक है, प्रोटीन फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में हेयर कलर है, हमारे स्किन का कलर है, हमारे अंदर हार्मोन है, कोई भी एक प्रोसेस चलाने के लिए, फॉर एग्जांपल डाइजेशन प्रॉपर करवाने के लिए कोई भी एंजाइम है, ये सब किससे बनी हुई होती हैं? प्रोटीन के जरिए। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदल जाए, फॉर एग्जाम्पल जर्म सेल के अंदर मेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, और ये 23 क्रोमोसोम मिलके रिस्टोर करते हैं क्रोमोसोम नंबर 46। ठीक है, जो कि जाता है जाइगोट में। लेकिन मान लीजिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाती है और ये 23 क्रोमोसोम मैच ना होकर इसमें एक 22 क्रोमोसोम हो और एक 23 क्रोमोसोम हो, तो ये कितने बन जाएंगे? ये आपका एक नंबर कम हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी एक क्रोमोसोम नंबर कम होते ही क्या होगा? प्रोटीन भी जो बनेंगे DNA से वो भी कम बनेंगे। और अगर मान लीजिए क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है, यानी 24 हो जाते हैं, ये 23 हो जाते हैं, तो ये 47 बन जाएगा। यहाँ पर भी यानी जो आपका फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ है, जाइगोट है, जो कि पेरेंटल जर्म लाइन से आ रहा है, अगर उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है तो वो ओवरऑल नेक्स्ट जनरेशन के प्रोटीन फॉर्मेशन को खराब कर देगा। और साथ ही साथ क्या होगा? जो न्यू जनरेशन बनेगी उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर अलग होगा। अगर क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन बीइंग में 46 है और नई जनरेशन में वो 47 या फिर 45 रहता है, तो वो सेक्सुअली स्टेराइल या सेक्सुअली इनकम्पैटिबल होता है टू अदर ह्यूमन बीइंग स्पीशीज। दूसरे ह्यूमन बीइंग स्पीशीज से सेक्सुअली स्टेराइल और इनकम्पैटिबल होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा ना, नई स्पीशीज या फिर आइसोलेटेड स्पीशीज जो है वो बन जाती है, क्योंकि वो सेक्सुअली इनकम्पैटिबल हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ बने उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर एकदम सेम जाए, बिल्कुल वैसा ही जो हमारी स्पीशीज़ में है।
ठीक है। और अगर उसके अंदर चेंज आता है, फॉर एग्जांपल नंबर में चेंज आता है या स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो वो डिस्टर्ब कर देगा नेक्स्ट जनरेशन के प्रोटीन फॉर्मेशन को। अब ये प्रोटीन फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर सकता है और साथ ही साथ डेवलपमेंट में भी हेल्प हो जाएगा। डेवलपमेंट भी जो है उसके अंदर भी आपको डिफरेंट चेंजेस दिखेंगे अलग अलग डिजीज के ज़रिए, जो कि हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर में किस तरह से चेंज आता है। इसके लिए इसके हिसाब से हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन को 2 पार्ट्स में डालते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है वो आपकी 2 तरह से हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन नंबर। It can be polyploidy and aneuploidy. Okay, polyploidy और aneuploidy. Polyploidy क्या होता है? Polyploidy का मतलब होता है DNA कंटेंट इन न्यूक्लियस। ओके, सो दैट इज न्यूप्लॉइडी का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर जो आपका क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है, वो होता है n। ठीक है, और पॉली का मतलब क्या होता है कि पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा न्यूक्लियर कंटेंट अगर हमारे पास हो तो। एनिप्लॉइडी का मतलब है कि एक आध क्रोमोसोम में डिफरेंस है, लेकिन पॉली का मतलब होता है कि न्यूक्लियर कंटेंट ही आपका ज़्यादा आ गया, डबल आ गया, ट्रिपल आ गया। ओके, सो दैट इज़ पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा? ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन द सेल साइकिल, जो आपका सेल साइकिल है या सेल डिवीजन है उसमें किसी डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है, डिस्टर्बेंस इन सेल डिवीजन, किसी डिस्टर्बेंस की वजह से सेल डिवीजन के अंदर अ होल सेट ऑफ कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, होल सेट ऑफ कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, whole set of copy of chromosome is transferred in a single cell, single cell में पूरी की पूरी कॉपी आ जाएगी। अब ये कैसे हमें समझ आएगा कि भाई होल सेट ऑफ कॉपी किस तरह से जो है आ सकती है? होल सेट ऑफ कॉपी का मतलब है जब एक सेल डिवाइड होता है तो डिवीजन से पहले वो अपने क्रोमोसोम को डबल अप कर लेता है, यानी रेप्लिकेशन कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव 46 क्रोमोसोम, तो सेल के अंदर डिवीजन से पहले, यानी जब उसे 2 सेल बनाने हैं तो उसके अंदर ऐसे कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 की जगह पे क्या होते, कितने होते हैं? 92। ओके, डबल अप हो जाता है, यानी 46 से कितने बन जाते हैं? 92। अब वो उसके लिए आसान रहता है, जब वो डिवीजन करेगा तो उसमें कितने डाल देगा? 46 इसमें, 46 इसमें, राइट? होना तो यही चाहिए, माइटोसिस में तो यही होता है। ओके, माइटोसिस में तो यही होता है, 92 जो है वो आपका डिवीजन हो जाती है 46 इसमें, 46 इसमें। ये आपका माइटोसिस है। माइटोसिस में आपको बता रही हूँ मैं ये कि इस तरह से जो है डिवीजन हो रहा है। लेकिन एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है? जो आपका ये 2n कॉपी था, ठीक है, 2n जो हमारा कॉपी था वो एक ही सेल में सारा, मतलब जब इसका कॉपी हुआ, जब इसकी यहाँ पर ये डबल अप हुआ तो इसमें पूरा का पूरा सेट ऑफ कॉपी जो है वो एक ही सेल में चला जाएगा। यानी ये जो 2n था, एक सेट में यहाँ पे 2n गया, यहाँ पे 2n गया, ठीक है, यानी ये रीस्टोर तो हो गया क्रोमोसोम नंबर, लेकिन पूरा का पूरा क्रोमोसोम जब वो डिवाइड हो रहा है सेल साइकिल में डिस्टर्बेंस होने की वजह से, जब वो मेटाफेज पे क्रोमोसोम सारे के सारे एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आते हैं तो वो सारे के सारे या तो यहीं रह जाएंगे या फिर वो पोल पे नहीं जा पाएंगे, अलग अलग पोल पे। क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट एट पोल्स, ठीक है, उस सेग्रीगेशन फेलियर हो जाएगा। सेग्रीगेशन फेलियर की वजह से क्रोमोसोम दोनों पोल पे नहीं जा पाएंगे, एक ही पोल पे क्रोमोसोम जो है वो चले जाएंगे, ठीक है। और इस वजह से जब डिवीजन होगी तो एक सेट पे आपको कुछ नहीं मिलेगा और एक पे सारे के सारे क्रोमोसोम मिलेंगे। दैट इज द पॉलीप्लॉइडी। यहाँ पर इस सेल में जब ये सेल बनेगा यहाँ से तो ये 4n होगा 2n की जगह पे, जबकि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कोई क्रोमोसोमल सेट ऑफ कॉपी नहीं पहुंचेगी। ओके, सो दैट इज पॉलीप्लॉइडी। क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जीनोम ट्रांसफर हो रहा है एक ही सेल में, तो इसको हम जीनोमिक म्यूटेशन भी कहते हैं। इस कैटेगरी में भी इसको डालते हैं, जीनोमिक म्यूटेशन में। ऐसा ह्यूमन बीइंग यानी ऐसा एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बीइंग में नहीं होता। ज़्यादातर दिस केस इज सीन इन द प्लांट्स, एंड आई टेल यू व्हाई ये प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है। प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर पॉलीप्लॉइडी होती है, नॉट इन एनिमल।
एनिमल में पॉलीप्लॉइडी नहीं होती, प्लांट्स में होती है। प्लांट्स में ऐसा क्यों होता है, एनिमल में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोमल कॉपी, जब हम बात करें कि एक सेल के अंदर डबल कॉपी आ जाएगी, फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज़ है जिसके अंदर पॉलीप्लॉइडी हुई, पॉलीप्लॉइडी होने की वजह से जो उसका क्रोमोसोम नंबर है वो 4n हो गया, जबकि दूसरी स्पीशीज़ जो कि नॉर्मल है, जो नॉर्मल बिना म्यूटेशन के बनी है, उसमें 2n है। यहाँ पर जब मिक्सिंग अप होगा, क्रॉस होगा, तो क्रॉस होने की वजह से देयर इज सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी आने के चांसेस हैं, क्योंकि जब क्रोमोसोम नंबर बराबर नहीं होते, एक इतना मिलेगा, एक इतना मिलेगा, तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया यहाँ पर कैप रह जाएगा, और यहाँ पर साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स यानी जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होनी है, वो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको रिकॉम्बिनेशन होती हुई नहीं दिखती, यहाँ कोई रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकती। ओके, इस एरिया में रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकती, तो पेयरिंग अप ऑफ क्रोमोसोम इज इम्पॉसिबल व्हेन देयर इज पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी होगी तो क्रोमोसोम नंबर बराबर ना होने के कारण पेयरिंग अप नहीं हो सकती, इसीलिए प्लांट्स सेक्सुअली इनकम्पैटिबल हो जाते हैं। सेक्सुअली इनकम्पैटिबल हो जाते हैं तो इनफर्टाइल हो जाएंगे, ठीक है, प्लांट्स इनफर्टाइल हो जाएंगे। अगर एनिमल में भी ऐसा हुआ तो एनिमल भी इनफर्टाइल हो जाएंगे। ओके, प्लांट्स के पास अपनी जनरेशन को बढ़ाने के और भी तरीके हैं। प्लांट्स कैन ऑल्सो अंडरगो फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है, इन मेथड से वो अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। एनिमल्स लैक दिस काइंड ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू कंटिन्यू द जनरेशन। प्लांट्स को हम इसलिए भी ग्रो करवाते हैं फॉर देयर डिजायरेबल कमर्शियल यूज, ठीक है। एनिमल्स के लिए ऐसा केस नहीं है, प्लांट्स हमें उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए चाहिए, उनके फ्रूट्स के लिए चाहिए, उनके फ्लावर्स के लिए चाहिए, उनके ब्रांचेस के लिए चाहिए, तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें चाहिए, और इसीलिए उनके फिजिकल डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए पॉलीप्लॉइडी आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस की जाती है प्लांट में। लेकिन एनिमल के अंदर ऐसा कोई केस नहीं है, हम उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए नहीं चाहिए, हमें फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन के लिए चाहिए, इसीलिए एनिमल में पॉलीप्लॉइडी का केस कम ही देखा जाता है। सो नेचर भी एनिप्लॉइडी सपोर्ट करता है, बट पॉलीप्लॉइडी एनिमल में सपोर्ट नहीं करता। ओके, ज़्यादातर ऐसे एनिमल्स स्टेराइल और साथ ही साथ लीथल होते हैं, जल्दी ही डेथ जो है ऐसे एनिमल्स में हो जाती है। चलिए देखते हैं केसेस ऑफ पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट्स। प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी केसेस क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है। आर्टिफिशियली पॉलीप्लॉइडी प्रोड्यूस की जाती है बाय द मेथड ऑफ बाय अप्लाइंग कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन क्या है? कॉल्चिसिन एक डाई है, ठीक है, विच इज एक्टिंग ऑन द क्रोमोसोम पे एक्ट करेगा, एंड इट ऑल्सो इनहिबिट, हमने ये पहले भी एक वीडियो में बात करी, इट इनहिबिट द सेल डिविजन। एक्चुअल सेल डिवीजन जो है उसको इनहिबिट करता है, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देता, और अगर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हुई तो क्रोमोसोम जो है वो पोल पे जाएंगे ही नहीं, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन को रोक देता है, और इस वजह से स्पिंडल फॉर्मेशन जब रोक देगा तो सारा सेट ऑफ क्रोमोसोम एक ही पोल पे चला जाएगा, ठीक है, स्पिंडल फॉर्म ही नहीं हुआ तो वो एक ही साइड रह जाएगा सारा सेट ऑफ क्रोमोसोम, और वो डिवाइड नहीं होगा। ओके, सो दैट अप्लाइंग दिस कॉल्चिसिन डाई, ठीक है, वो पॉलीप्लॉइडी क्रिएट कर देता है। Now let's see the examples of polyploidy in plants. Polyploidy can be of two type, auto polyploidy and allo polyploidy. ओके, ऑटो पॉलीप्लॉइडी जो है वो रेयर ही होता है। ऑटो मतलब होता है सेम स्पीशीज विद इन द सेम स्पीशीज, विद इन द सेम स्पीशीज। अगर सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो रहा है, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो रहा है विद इन द सेम सेल, अगर वो ट्रांसफ़र हो रहा है वेयर द क्रॉस टेक्स प्लेस बिटवीन द सेम स्पीशीज, तो ये ऑटो पॉलीप्लॉइडी है। और एलो मतलब बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। इफ पॉलीप्लॉइडी इन द सेल इज अकरिंग बाय क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, तो ये क्या हो जाएगा? ऑलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो में सेम स्पीशीज रहेंगे, और ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। दिस इज फॉर प्रोड्यूसिंग द सीडलेस प्लांट। सीडलेस वाटरमेलन प्रोड्यूस करना है, सीडलेस कॉफ़ी प्रोड्यूस करनी है, सो सीडलेस प्लांट प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए ये मेथड यूज़ करते हैं फॉर सीडलेस ग्रेप्स, फॉर सीडलेस वाटरमेलन, फॉर सीडलेस बनाना कॉफ़ी। ओके, बनाना
वाटरमेलन, तो ये जनरेट किया जा रहा है फॉर ओन पर्पस, सो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होगा ये, और आर्टिफिशियली भी किससे होगा, बाय द मेथड ऑफ कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन ऐड करके ऑटो पॉलीप्लॉइडी जो है जनरेट करी जाती है। देन एलो पॉलीप्लॉइडी अगर देखी जाए, दिस इज इन नेचर ऑल्सो, नेचर में भी ये पाया जाता है, ठीक है, नेचुरल मेथड से भी ऐसा होता है, और ये आपके आर्टिफिशियल मेथड से भी पॉसिबल है। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा वीट है, जो गेहूं है हम खाते हैं, वो गेहूं भी इसी मेथड से बना हुआ है। ट्रिटिकम एस्टिमम भी इसी मेथड से ऑलो पॉलीप्लॉइडी से बना हुआ है। ट्रिटिकम एस्टिमम इसी मेथड से बनते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिमम यानी गेहूं। गेहूं जो है वो हमारा 6n, इसका अगर हम क्रोमोसोम नंबर देखें तो इट इज 6n 42, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर है। और ये बना कैसे हुआ है, कौन कौन से डिफरेंट स्पीशीज से मिलके बना हुआ है, लेट्स सी द क्रॉस। सो ये बना हुआ है ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम इज ऑल्सो, ये भी आपका वीट ही है, बट ये वीट जिससे हम पास्ता बनाते हैं ना, ये वो वाला वीट है। ये आपका होता है टेट्राप्लॉइड 4n इक्वल टू 28 एंड सीकेल सीरियल, सीकेल सीरियल है दैट इज राई। ये है आपका राई, और ये है n इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 14, और ये मिलके क्या बना देगा, हेक्साप्लॉइड स्पीशीज। अब इसमें आप देखें कि किस तरह से हुआ होगा। देखिए पहले गैमेट फॉर्मेशन होती ही है, ये एक हाइब्रिडाइजेशन मेथड है जहाँ दो अलग अलग स्पीशीज ली जा रही हैं। ये मैंने आपको बताया ट्रिटिकम ड्यूरम है, ये भी वीट ही, लेकिन ये वीट कैसा है आपका, जो पास्ता मेकिंग में यूज़ होता है वो है ये। और ये है राई जो हम घर में यूज़ करते हैं, सीकेल सीरियल है, और ये बनाने के काम आएगा ट्रिटिकम एस्टिमम, गेहूँ जो हम आजकल खा रहे हैं, जो कि एक हेक्साप्लॉइड स्पीशीज है। 4n इक्वल टू 28, क्रोमोसोम नंबर क्या है इसका, 28 है, टेट्राप्लॉइड है ये, और ये डिप्लॉइड है। एक टेट्राप्लॉइड और एक डिप्लॉइड को जब हम मैच करेंगे, यानी यहाँ पर पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। जब इसका गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा, 14n, और 14 बन जाएगा, 28 का हाफ हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, 7। जब ये क्रॉस होगा इनके बीच में, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 14 और 7 कितना हो जाएगा, 28, और इस 28 का डबलिंग अप होगा जब तो ये क्या बना देगा आपका, सो ओके 21, और ये 14 और 7, सो हाफ ऑफ क्या क्रोमोसोम, ये क्या बन गया 21 क्रोमोसोम। 21 क्रोमोसोम जो इसके हैं आफ्टर मिक्सिंग अप गैमेट्स, इनके गैमेट फॉर्मेशन के बाद ये 21 क्रोमोसोम बने, इनका डबलिंग अप करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिमम। ट्रिटिकम एस्टिमम, ठीक है, तो 21 क्या है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो इसके हैं, फिर डबलिंग अप होने पे क्या हो जाएगा 2n अगर हम बात करें, यानी डबल अप करने के बाद ही क्या बन जाएंगे 42, ठीक है, विच इज एक्चुअली जो बेस लाइन है n, यानी जो इसके प्लॉइडी नंबर है वो n इज इक्वल टू 7 है। सभी में देखिए n इज इक्वल टू 7 है, ट्रिटिकम ड्यूरम में भी n इज इक्वल टू 7 ही आता है, इसमें भी n इज इक्वल टू 7 ही आता है, इसमें भी n इज इक्वल टू 7 ही आता है। ये जब 6 नंबर में प्रेजेंट है, यानी जब ये हेक्साप्लॉइड है तो इसको हम गेहूं कहेंगे। अगर ये हेक्साप्लॉइड नहीं टेट्राप्लॉइड है तो आपको पास्ता वाला वीट मिलेगा। अगर ये डिप्लॉइड में है तो ये राई होगी। ओके, तो इस तरह से इन दोनों स्पीशीज को क्रॉस करके मिलता है, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिमम पूछा जा सकता है कि क्या होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। ड्यूरम पूछा जा सकता है क्या होता है, टेट्राप्लॉइड होता है। ये दोनों किससे मिलके बना है, एक हेक्सा टेट्राप्लॉइड और एक डिप्लॉइड स्पीशीज को मिलाकर ट्रिटिकम एस्टिमम बना है, विच इज 42 ट्रिटिकम एस्टिमम। और डिप्लॉइड करने के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पर डिप्लॉइड अगर हमें करना है तो इसके लिए हम अगेन कॉल्चिसिन यूज करते हैं, और कॉल्चिसिन से क्रोमोसोम नंबर डबलिंग अप हो जाता है और ट्रिटिकम एस्टिमम यानी आपका वीट बन जाता है। ओके, अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। अब एक क्रॉस देखते हैं हम कैबेज और गाजर में, यानी रेडिश, सॉरी मूली। ओके, साइंटिफिक नेम अगर हम इनके देखें तो इसका नाम है रफेनस सताइवा, रफेनस सताइवा, एंड ये ब्रासिका ओलेरिका।
ब्रेसिका ओलेरिका। जब इनके बीच क्रॉस हो तो पहले इनका क्रोमोसोम नंबर हम चेक कर लेते हैं। इनका क्रोमोसोम नंबर क्या है? दोनों का ही क्रोमोसोम नंबर है n 2n = 18 और n = 9। ये एक नई स्पीशीज बनाएगी विच इज रफेनोब्रेसिका। अच्छा, ये स्पीशीज में चला गया ब्रेसिका, रफेनोब्रेसिका। ओके, रफेनोब्रेसिका which is having say some qualities of cabbage, some qualities of radish and forming a new species Raphanobressica। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा? 2n = 18। वैसे क्रोमोसोम नंबर दोनों के अंदर ही सेम है, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन के बाद, उसके बाद डबलिंग अप के बाद जो आपके पास नंबर आया है वो एक डिप्लॉइड Raphanobressica बना है। इसमें एक नया सीरियल भी बनता है ट्रिटिकेल, ठीक है। ट्रिटिकेल बना है ट्रिटिकम एस्टिवम से और राई। सो ट्रिटिकम एस्टिवम यानी गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं यानी 6n = आपका क्या है इसमें 6n42 यानी हेक्साप्लॉइड। और डिप्लॉइड सीकेल सीरियल है, दैट इज राई, वो 2n है, 2n = 14। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर डबलिंग अप होगा। तो ये कैसे यानी इसके अंदर जब क्रोमोसोम नंबर हाफ एंड हाफ होगा पहले तो इसमें क्रोमोसोम नंबर अगर अलग अलग होता है तो इसमें होगा 21 और इसमें क्या हो जाएगा 7 और ये 21 और 7 ये बन जाएगा 28 क्रोमोसोम। पहले गैमेट फॉर्मेशन है, यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन में 42 का हाफ 21 और 14 का हाफ 7 और उसके बाद आपका 28 बना। 28 को अगर हम n के हिसाब से देखें, n 7 के हिसाब से देखें तो n = अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 4n = 28 यानी ये क्या बन गया? टेट्राप्लॉइड। इस टेट्राप्लॉइड को कॉल्चिसिन की मदद से हम डुप्लीकेशन कर देंगे। डुप्लीकेशन यानी इसका क्रोमोसोम नंबर डबलिंग अप हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर डबलिंग अप हो जाता है बाय द मेथड ऑफ एडिंग कॉल्चिसिन डाई, जो कि फिर क्रोमोसोम नंबर जो स्पिंडल फॉर्मेशन रोक देती है और क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, एक ही सेल में रह जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल। ओके, यानी 56 क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा? क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 56। क्रिटिकल आपका होता है 8n = 56। तो एंड में क्रोमोसोम नंबर डबलिंग अप हो ही रहा है, सभी में हम कॉल्चिसिन की मदद से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। क्रिटिकल एक नया तरह का सीरियल है, ऑक्टाप्लॉइड स्पीशीज। इसके अंदर इन दोनों के यानी राई और गेहूं दोनों के गुण इसमें ऐड किए गए हैं। सो दिस इज ऑल्सो अनदर मेथड। ये रेजिस्टेंस है डिजीज से जो भी राई में या फिर व्हीट में होती है और हाई प्रोटीन कंटेंट के इसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट का ये आपका ग्रेन रहता है, ठीक है। तो ये एक अगेन एक अनदर मेथड है जिससे हम आर्टिफिशियल पॉलीप्लॉइडी करके कमर्शियल मेथड से प्लांट में एक न्यू फिनोटाइप ऐड कर रहे हैं। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है? इसमें पूछा जा सकता है कि ट्रिटिकेल किससे बना हुआ है? ट्रिटिकम एस्टिवम और सीकेल सीरियल से बना हुआ है। ये किस तरह का? ये ऑक्टाप्लॉइड है, ठीक है, ऑक्टाप्लॉइड है। और ये किस से मिलके यानी ट्रिटिकम एस्टिवम का बेस लाइन क्या है? अगर हम बात करें n = कितना? n = 7 यहाँ पे भी है, n = 7 यहाँ पे भी है और n = 7 तो यहाँ पे भी है। लेकिन ये टेट्राप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है और दोनों मिला के इन्होंने ऑक्टाप्लॉइड बनाया है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट पॉलीप्लॉइडी इन द प्लांट्स। और पॉलीप्लॉइडी के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एन्यूप्लॉइडी, जो कि देखी जाती है एनिमल्स में। Thank you for the video. So thank you for the watching the video. Do not forget to like, share and subscribe my channel so that हम prepare करें, साथ करें और आगे बढ़ें. Thank you.